अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर नंबर 7 में जो है हमने चार्ट तक उसको डिस्कस किया था। आज हम जो है वो स्पार्क लाइन से इसको कंटिन्यू करेंगे। स्पार्क लाइन क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम यहाँ से। अब यहाँ पर आने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं स्पार्क लाइन में, तो बता रहा है स्पार्क लाइन आर मिनी चार्ट प्लेस इन अ सिंगल सेल, ईच रिप्रेजेंट अ रो ऑफ डेटा इन योर सिलेक्शन। यानी स्पार्क लाइन एक मिनी चार्ट है जो आपके रो के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम के डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, ठीक है, और नंबर के मुताबिक मैं आपको ऐसा चार्ट रख के भी बताऊँगा किस तरीके से हमें ये यहाँ पर दिखा रहा होता है। तो इसने बताया कि ईच रिप्रेजेंट रो ऑफ डेटा, रो का डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये चार्ट की स्पार्क लाइन की चार्ट है, ये एक सिंगल सेल में आएगा और रो का डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके टाइप पे लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और विन लॉस। तो लाइन चार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास हमसे डेटा रेंज मांगेगा और यहाँ उस सेल का एड्रेस आ रहा है जिससे हम अपना चार्ट दिखाना चाह रहे हैं, जिससे हम अपना स्पार्क लाइन दिखाना चाह रहे हैं। तो डेटा की रेंज आप देंगे तो उस रो की डेटा की रेंज देंगे जिस रो का चार्ट आप दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस रो का डेटा रेंज दिया। डेटा रेंज देने के बाद जैसे ही इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ इसका एक मिनी चार्ट हमारे पास आ जाता है जो एक सिंगल सेल में मौजूद है। जैसे आप ये चार्ट इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक इसकी डिज़ाइन की टाइप भी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद इसकी डिज़ाइन की टाइप से हिसाब से आप इसका जो है चार्ट यहाँ से भी इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ देखें कि अब जो है बता रहा है कि 1 है तो पॉइंट पहले नीचे बन रहा है, 3 है तो थोड़ा पॉइंट इससे ऊपर बन रहा है, 2 है तो पॉइंट ये नीचे बन रहा है, 4 है तो पॉइंट सबसे ऊपर बन रहा है। तो ये वैल्यू के हिसाब से चार्ट दिखा रहा है। अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो हमारा पूरा वाला चार्ट ही चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो वैल्यू के हिसाब से चार्ट हमें दिखा रहा है, वैल्यू चेंज करते हैं चार्ट में वहाँ पर चेंज आती रहेगी। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जब इसको जब डिज़ाइन की टेब में जाते हैं तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट शो करवाना चाह रहे हैं कि चार्ट के कोई पॉइंट, जैसे अगर मैं हाई पॉइंट में चेक लगाता हूँ तो वो शो हो जाएगा, लो पॉइंट में चेक लगाता हूँ तो वो पॉइंट हमारा शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अपना स्पार्क लाइन के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैं जो पॉइंट दोनों देखें, लो पॉइंट और हाई पॉइंट का कलर दोनों सेम ही आ रहा है, हमें नहीं पता लग रहा कौन सा लो है कौन सा हाई है। तो इसके लिए आप यहाँ से मार्कर कलर के अंदर जाके किस पॉइंट का क्या कलर सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं लो पॉइंट का कलर जो है वो रख देता हूँ येलो, ताकि जो है लो पॉइंट का कलर मुझे कुछ येलो कलर में दिखाए। इस तरीके से आप लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट का भी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट में क्या कलर आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या कलर आना चाहिए, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर स्पार्क लाइन का कलर जैसे बने बने स्टाइल आपको दिए में, आप चाहिए स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना तो आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ से स्पार्क लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ से पॉइंट कलर, किस पॉइंट का क्या कलर रखना चाह रहे हैं, हाई पॉइंट का कौन सा कलर रखना है, लो का कौन सा कलर रखना है, फर्स्ट और लास्ट का कौन सा कलर रखना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास इसकी टाइप्स भी है। अगर मैं लाइन में इसको कॉलम चार्ट में देखना चाह रहा हूँ तो चेंज द सिलेक्ट स्पार्क लाइन ग्रुप टू कॉलम स्पार्क लाइन। तो ये जो लाइन स्पार्क लाइन थी इसको आप कॉलम स्पार्क लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी टाइप जो है कॉलम चार्ट में भी आप लेकर आ सकते हैं। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये कॉलम के अंदर स्पार्क लाइन दिखा रहा है। तो कॉलम चार्ट जो आ रहा है वो भी हमारे इस वैल्यू के हिसाब से आ रहा है। 1 छोटी वैल्यू तो सबसे कम बन रहा है, फिर 3 सबसे ज़्यादा है, फिर 2 3 ज़्यादा है तो फिर इसको बन रहा है तो ज़्यादा बन रहा है, 2 जो है वो 3 से कम है तो उसका कम बन रहा है, 4 सबसे ज़्यादा है तो उसका सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ आपके हाथ में कि जो है वो आप टाइप क्या रखना चाह रहे हैं उसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से हम विंडोज़ में जाते हैं तो विंडोज़ में भी देखें कोई पता नहीं लग रहा, सारी वैल्यू एक ही तरीके से आ रही है। तो विंडोज़ में दरअसल वो वैल्यू लॉस हो जाती है तो माइनस में होती है। जैसे मैं ये -2 लिख देता हूँ, देखें तो अब ये देखें ये हमारी लॉस में चलेगी, बता रहा है ये लॉस में जा रही है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ऊपर अलग ही नज़र आ जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो समझ जाएंगे अब ये माइनस में जा रही थी, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विंडोज़ में जो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ आती है, नेगेटिव वैल्यू हमारी नीचे की तरफ आती है। तो इस तरीके से हम यहाँ विंडोज़ के अंदर इजीली उसको आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कोई सी टाइप रखनी है, कॉलम देखना चाह रहे हैं, विंडोज़ में देखना चाह रहे हैं, उसको अपने हिसाब से यूज़ करें। मैं दोबारा इसको जो है यहाँ पर कॉलम चार्ट में क्लिक करता हूँ, दोबारा वो इस तरीके से आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। उसके बाद हमारे पास एडिट डेटा में कुछ भी नहीं है। हम डेटा को एडिट से मुराद ये है कि यहाँ पर आने के बाद हम जो है एडिट डेटा ग्रुप लोकेशन में जाते हैं तो दोबारा ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है। हम चाहेंगे भाई चार्ट हमारे सेल में नहीं आना चाहिए, सेल में आ जाए तो यहाँ से हम एड्रेस हटा के सेल का दे देंगे।
जैसे यहाँ पर हमने इसको एड्रेस हटाया और यहाँ से हटा के हमने इसको इस सेल का एड्रेस दिया, तो देखें यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे भी करूँगा तो ये हमारा चार्ट यहाँ पर मूव कर जाएगा। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि भाई ये चार्ट हमें इस रो का दिखा रहा है, हम चाह रहे हैं इस रो का नहीं दिखाए, इस रो का दिखाए, तो यहाँ से हम इसी तरीके से इस रो का भी एड्रेस खत्म करके फिर हमें कौन सी रो का देना पड़ेगा, इस रो का देना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने जो है चार्ट को मूव कराना, तो हम चाह रहे हैं कि इस रो का जो चार्ट है वो इस सेल में नहीं आना चाहिए, इस सेल में आ जाए। तो हमने इस सेल का एड्रेस ख़त्म किया और यहाँ के इस सेल का एड्रेस दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो चार्ट हमारा उस तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो बस वहाँ एडिट डेटा में कुछ भी नहीं, आप रेंज को एडिट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि इस जगह का डेटा नहीं दिखाए, उस जगह का डेटा दिखाए चार्ट के अंदर, तो आप जो है डेटा की रेंज को आपको क्या कर सकते हैं, वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा 2 and 3, 4 and 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये चार्ट जो दिखा रहा है यहाँ पर वो इस रो का दिखा रहा है, मैं चाह रहा हूँ इस रो का नहीं दिखाए, मुझे यहाँ पर चार्ट दिखा इस रो का दिखा, तो हम इसको डेटा को एडिट करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा इधर आते हैं तो एडिट डेटा में चले जाते हैं। तो पहले मैंने सेल को एडिट किया था, अभी हम डेटा रेंज करें जाके यहाँ की रेंज को हम खत्म करके उसकी रेंज हम यहाँ की दे देंगे, तो फिर वो यहाँ का चार्ट उठाएगा और हमें उस सेल में दिखाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने है। तो ये था हमारा स्पार्कलाइन, एक मिनी चार्ट होता है जो एक सिंगल सेल में प्लेस होता है, जिसको हम इजीली है जो रो के डेटा को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्पार्कलाइन के बाद हम चलते हैं इंसर्ट की टैब के अंदर, जो है हमारे पास आता है स्लाइसर। और स्लाइसर भी एक फ़िल्टर का काम करता है। ये मैंने शायद आपको प्राइवेट टेबल वगैरह के अंदर भी बताया था कि डेटा को ईजीली फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ पर स्लाइसर का यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख लें, अब यहाँ पर आएगा, जैसे हम यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं, सीरियल नंबर भी हो गया, यहाँ पर हमारे पास नेम भी हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम 3-4 मिनटों का डेटा भी दे देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो है हम इसको जो है वो यहाँ पर नंबर दे देते हैं 1 2 3 and 4। उसके बाद इस तरीके से नाम इसको हम दे देते हैं अली। यहाँ पर आने के बाद जो हम यहाँ पर आने उसको हम दे दिया आतिफ, एंड ये हम इसको दे देते हैं काशा, ठीक है। उसके बाद यह उसको हम डिपार्टमेंट दे देते हैं मैथ, ये इधर हमारे पास आ जाएगा फिज़िक्स, एंड इधर हमारे पास आ जाएगा केमिस्ट्री, तो दोबारा मैथ आएंगे। तो मैं इसको डेटा को फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, तो फ़िल्टर करने के लिए मुझे फ़िल्टर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम स्लाइसर के थ्रू इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद पहले तो स्लाइसर ऐसे अप्लाई नहीं होगा, अगर आप क्लिक भी करेंगे तो ये एरर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये अप्लाई नहीं होगा। तो इससे पहले स्लाइसर जो है या तो हम प्राइवेट टेबल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई फॉर्मेट टेबल में अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के अंदर हमारे पास ये स्लाइसर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मैं फॉर्मेट टेबल का स्टाइल ले लेते हैं, सिंपल मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने इसको ओके किया, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं स्लाइसर के अंदर चले जाते हैं, क्लिक करेंगे तो तीनों फील्ड्स का नाम हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हम चाह रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से हमें फ़िल्टर करना है, तो यहाँ पर आने के बाद हम चेक लगाया तो सब्जेक्ट का मुझे एक स्लाइसर बनाकर दे देगा। तो ये आपके पास पूरा सब्जेक्ट वाइज स्लाइसर बनाकर आपके पास आ गया है। मैं चाह रहा हूँ मुझे वो स्टूडेंट दिखाए जिनका डिपार्टमेंट मैथ है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उन स्टूडेंट का नाम मुझे दिखाएगा जिनका डिपार्टमेंट क्या होगा, मैथ होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर करेंगे तो क्लियर कर, केमिस्ट्री करूँगा तो केमिस्ट्री का दिखाएगा, फिजिक्स का, मैथ करूँगा तो मैथ के 2 स्टूडेंट है, 2 का दिखाएगा। तो दोबारा हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा स्लाइसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दोबारा सबका डेटा आपको शो करवाएगा। स्लाइसर का बेसिकली ये काम होता है, ये भी एक तरीके से आपको डेटा को फ़िल्टर कर रहा है, लेकिन ये फ़िल्टर से ज़्यादा तेज़ काम करता है और फ़िल्टर से ईजी यूज़ इसमें है। हमें अंदर जाके चेक लगाना नहीं पड़ता किसी प्रॉपर्टी में, इसको ईजिली यहीं से बाहर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है हम तकरीबन जो है इस पर स्लाइसर के बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अलग से जो है लिंक आपने वर्ड में भी पढ़ा होगा, सारी चीज़ें मैंने बताई है। इंटरनल 2 तरीके के लिंक होता है हमारे पास, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे हम जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा यूज़ होता है एक्सटर्नल लिंक के लिए, यूज़ होता है इंटरनल लिंक के लिए। तो अगर एक्सटर्नल लिंक इस बाहर वाली फाइल से लिंक करवाना तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है ओपन फाइल, तो ओपन फाइल लिखने के बाद यहाँ पर आके जो XYZ आप इस पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसके जरिए कोई ना कोई लिंक परफॉर्म करवा सको। आप कुछ या कोई शेप भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद एग्जिस्टिंग फाइल देख लें कहीं रखी हुई हो, फिलहाल तो मेरी विंडो नहीं हुई है, यहाँ पर कोई फाइल सेफ है शायद, आई थिंक नहीं है, तो शायद इसको ओपन ना हो ये फाइल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई ड्राइव में चलते हैं, यहाँ पर अपना जो है किसी भी फाइल से हम लिंक करवा लेते हैं।
देखता हूँ कोई फाइल मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर ये डेटा वर्ड की फ़ाइल है, मैंने क्लिक करा, इसको ओके कर दिया। देखिए हमारा फाइल से लिंक हो चुका है। जैसे ही मैं इसके साथ क्लिक करूँगा डायरेक्ट हमारी वो वाली फ़ाइल क्या हो जाएगी, ओपन होगी। यस करूँगा तो डायरेक्ट हमारी वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से हम पार्टिकुलर किसी भी फाइल बाहर वाली फाइल से लिंक करवा सकते हैं। तो इस तरीके के लिंक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। क्लियर है, ये आपके सामने है सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो है हम दोबारा यहाँ पर जो है, अब ये तो मैंने आपको करके बताया एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है, ये इंटरनल लिंक होगा शीट्स के दरमियान में। आप शीट्स के दरमियान में आपस में लिंक करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या मुझे शीट 2 पे जाना है, तो यहाँ पर आने के बाद हमने शीट लिखा, शीट 1 मतलब शीट 2 लिखा, और यहाँ पर आने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के बाद अब लिंक में आएंगे। दैन यहाँ पर आने के बाद जो है आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, क्योंकि ये इंटर विद इन द फाइल लिंक कहलाएगा, ये इंटरनल लिंक है। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ऐसा लिंक जो आपके डॉक्यूमेंट में या आपके शीट के अंदर प्लेस हुआ हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम शीट्स के नाम आपको यहाँ दिखा देगा, और आप किसी भी जो है शीट से लिंक करवा सकते हैं। आप अगर जिस आप चाहेंगे इस पर क्लिक करो डायरेक्ट मैं शीट 2 पे चले जाऊँ, तो डायरेक्ट आप शीट 2 पे क्लिक कर देते हो, इस टेक्स्ट का लिंक इससे हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट शीट 2 पर मूव कर जाएंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप, तो कुछ इस तरीके से आएगा। आप देखें मैं शीट 3 पर हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक मैं शीट 2 पर मूव कर जाऊँगा। तो इस तरीके से हम इंटरनल लिंक का इस्तेमाल करके आपस में शीट्स के दरमियान में आपस में हम लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो है वो अगला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का आता है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपने सारी MS वर्ड में पढ़ी हुई हैं, तो ये मैं इसको डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। टेक्स्ट बॉक्स की ये सारे ऑप्शन जो है वो मैंने बता चुका था। जैसे अगर हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट की टैब ओपन हो जाती है। तकरीबन सारे ऑप्शन मैंने आपको MS वर्ड में समझाए हुए हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट को हम कैसे सेट कर सकते हैं, शेप फिल आउटलाइन वगैरह, टेक्स्ट फिल आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं ये MS वर्ड में हमारे आप प्रीवियस लेक्चर पर जाके देख लें, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ जो है डीपली इसको डिफाइन किया हुआ है। यहाँ मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सेल के अपने ऑप्शन भी ज़्यादा हैं, इसको डिस्कस करने में हमें टाइम लगेगा। तो ये सारे ऑप्शन आप हमारे वर्ड की पुराने जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर आप देख लें, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है दोबारा चलते हैं इंसर्ट के अंदर और टेक्स्ट बुक में जाते हैं। वर्ड आर्ट भी मैंने बताया, वही सेम चीज़ है, ये देखिए यहाँ पर। और वर्ड आर्ट वगैरह, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शन मैंने वर्ड में बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ से सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वही सेम चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल था, ये बने बनाए स्टाइल है, ये कुछ बने बनाए स्टाइल आ जाएगा, ये भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आ रहा है। तो वही सारे ऑप्शन हैं, तो ये आई थिंक मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तो ये सारी चीज़ें मैंने टेक्स्ट वगैरह उसमें ये मतलब होता है कि मतलब टेक्स्ट पहले से स्टाइल हुआ होता है। और नोटपैड में हमारे पास तो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास ये होता है कि उसमें वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता है, वो हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसको स्टाइल करते हैं। और यहाँ पर वर्ड आर्ट में हमारे पास ये होता है कि बने बनाए टेक्स्ट स्टाइल होते हैं, उसको हम यहाँ इंसर्ट कराकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और मज़ीद उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारे वही ऑप्शन हैं और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने बताया मैं, तो इसका भी तो वर्ड आर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जिसको अगर ये ऑप्शन नहीं पता तो हमारे MS वर्ड के पिछले लेक्चर्स को जाके देख लें, वहाँ पर ये सारे ऑप्शन मैंने डीपली और अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब इंसर्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम आते हैं इधर, और ये हमारा सिग्नेचर लाइन भी है, ये सारी चीज़ें। और ऑब्जेक्ट वगैरह क्या काम करता है सारा मैं खाली वर्बली बता रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर रहा, ये मैंने वर्ड में सारी चीज़ें बताया हैं। क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट में मतलब है कि अगर हम जो है एक्सेल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पर काम करके उसमें MS एक्सेल में शो करवा सकते हैं। क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाएंगे, नया ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई भी काम किया हुआ नहीं होगा। एंड क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब ऑब्जेक्ट जो पहले से आपने किसी फाइल किसी जगह पर क्रिएट किया हुआ उसको आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, जिसको हम एग्जिस्टिंग जो है फाइल भी बोलते हैं। तो क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब है आप किसी भी मतलब अब एक्सेल या पावर पॉइंट में काम करना चाह रहे हो, तो यहाँ तो हम स्लाइड पर नहीं कर सकते, स्लाइड नहीं बना सकते, तो आप मतलब उस ऑब्जेक्ट का आप यहाँ से यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट पे आप काम करके उसको आप एक्सेल में शो करवा सकते हो। तो ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी सारा ऑप्शन मैंने जो है अच्छे तरीके से आपको वर्ड के अंदर बताया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ हमारे पास जो बात होती है वो हेडर एंड फुटर की होती है। तो यहाँ हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट भी सेम वही है, वही सारी चीज़ें हमारे पास जैसे मैंने MS वर्ड में बताया था। तो आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद हेडर फुटर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो दो पेज के दो हिस्से हमारे पास आते हैं, एक तो हेडर है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है फुटर आता है। तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेडिंग अगर आप हेडर में देना चाहें तो हेडर में जाएँ, फुटर में देना चाहें तो फुटर में जाएँ।
फिलहाल मैं यहाँ पर आने के बाद हेडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिज़ाइन की टैब हमारे पास ओपन हो जाती है और यहाँ सारे हमारे को ऑप्शन हुआ हेडर फुटर के अंदर, ये हेडर फुटर से रिलेटेड दिखा है। तो कहने का मकसद है जो हेडर फुटर के स्टाइल में वहाँ दिखा रहा है वो सारे जो स्टाइल में यहाँ पर भी दिखा रहा है, जहाँ से जो भी मैं चीज़ अप्लाई करूँगा हेडर में आ जाएगी, यहाँ से जो भी चीज़ मैं अप्लाई करूँगा फुटर में आ जाएगी। फिलहाल हम हेडर में चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक जगह पेज नंबर अप्लाई कर दिया तो ये पेज नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद आप डिज़ाइन में जाते हैं। अगर आप कोई एक और ऑब्जेक्ट देना चाह रहे हैं, फाइल का नेम भी आ जाए, क्लिक करेंगे तो पेज नंबर यहाँ पर आ गया, फाइल का नेम यहाँ पर आ गया। आप चाह रहे हैं शीट का नेम भी आना चाहिए तो तीसरे पोर्शन में आप इसको शीट का नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने देखा सेलेक्ट किया तो ये सारे ऑप्शन ये हेडर फुटर के एलिमेंट हैं। अब जो एलिमेंट आप हेडर में रखना चाह रहे हैं हेडर में रखें, जो फुटर में रखना चाह रहे हैं फुटर में रखें। जैसे मैंने 2 एलिमेंट रखे, फाइल का नाम और शीट का नाम, तो इस तरीके से आप मज़ीद और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। आप अगर आप करंट डेट दिखाना चाह रहे हैं, करंट टाइम दिखाना चाह रहे हैं, फाइल का पाथ दिखाना चाह रहे हैं या कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो भी आप हेडर या फुटर में उसको जो है मतलब जो हेडर फुटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके तो उसको आप हेडर में रख सकते हैं या फिर उसको आप फुटर में रख सकते हैं। तो ये यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और अब ये सारी चीज़ें ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये सारे आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वही एलिमेंट आपको यहाँ पर भी सारे दिखा रहा है, जैसे बुक का नेम मतलब फाइल का नाम हो गया, शीट का नाम हो गया, पेज नंबर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है, तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है बतौर हेडिंग जो है ये हमारे हर पेज पे क्या होता रहता है, रिपीट होता रहेगा कुछ इस तरीके। इस पेज पे भी आ रहा है, जैसे मैं सेकंड पेज पे जाऊँगा तो ये चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से ये हेडिंग हमारी हर पेज के ऊपर क्या होती रहेगी, ये रिपीट होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम जो है दोबारा इधर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन वीडियो हमारे पास आ जाएगी इसकी और ये सारे एलिमेंट आप कोई सा भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गो टू फोल्डर करेंगे तो डायरेक्ट आप फोल्डर के एरिया में चले जाएंगे और अगर आप गो टू हेडर करेंगे तो डायरेक्ट आप हेडर के एरिया में आ जाएगा। तो अगर आप फोल्डर में कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो गो टू फोल्डर करें, डायरेक्ट आपको कसर फोल्डर की तरफ मूव कर जाएगा। और आप हेडर में कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो गो टू हेडर करें, डायरेक्ट आपको कसर हेडर की तरफ मूव कर जाएगा। अब डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होता है कि मतलब जो हमने हेडिंग दी है वो पहले पेज पर तो नहीं आएगी, बाकी तमाम पेजेस पर आएगी। पहले पेज पर अपनी मर्जी को आप दूसरी हेडिंग दे सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दी है यहाँ पर ये हेडिंग आएगी, बाकी तमाम पेजेस पर वो पहले वाली हेडिंग हमें क्या करवाएगा, शो करवाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप, ये आपके सामने तो तमाम पेजेस पर वही हेडिंग आ रही है, लेकिन जब पहले पेज पे जाता हूँ तो पहले पेज पे मैंने अपनी मर्जी की हेडिंग दी हुई, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज जो है पहले पेज पर अपनी मर्जी की हेडिंग देने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं अगर यहाँ से चेक हटा दूँगा दोबारा हमारी पुरानी वाली हेडिंग इधर आ जाती है। तो उसके बाद डिफरेंट ऑड और इवन क्या होता है, ऑड पेज नंबर और इवन पेज नंबर हम कैसे चला सकते हैं, इसको हम यहाँ से यूज़ करते हैं आज। तो नई शीट ले लेते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ इसको हम पेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा। तो हम इधर आते हैं, तो अगर आप पहले पेज से जो भी हेडिंग मतलब पहले पेज से अगर आप पेज नंबर अप्लाई करें तो पहले पेज से आप अगर चला रहे हैं तो ऑड की सीरीज़ चलेगी, और आप सेकंड पेज से चला रहे हैं तो इवन की सीरीज़ चलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने पहला पेज खाली छोड़ दिया है और यहाँ पर आने के बाद हम सेकंड पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्लिक किया, मैं दोबारा डिज़ाइन के टेम में आ जाता हूँ। तो यहाँ जैसे मैं चला हुआ लिखा हुआ है डिफरेंट इवन पेज हेडर, तो ये इवन पेज हेडर लिखा हुआ है क्योंकि मैं सेकंड पेज से अप्लाई कर रहा हूँ, और अगर ये फर्स्ट पे अप्लाई करते तो वहाँ लिखा हुआ था हमारे पास फर्स्ट पेज हेडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड से अप्लाई करें तो इस तरीके से वापस इवन पेज हेडर लिखा हुआ आ रहा है। देखिए मैं पेज नंबर दूंगा तो ये हमारे अब इवन के हिसाब से ही चलेंगे। तो सेकंड पेज पे तो 2 आ रहा है, लेकिन पहले पेज पे हमारे पास 1 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हम इवन के हिसाब से चलें, सेकंड पे 2 दिखा रहा है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड पे जाएंगे तो वहाँ 3 नहीं आएगा, फोर्थ पे जाएंगे तो वहाँ 4 आ जाएगा। तो ये इवन के हिसाब से है। और इसी तरीके से अगर आप पहले पेज से अप्लाई करते हैं तो फिर वो ऑड की सीरीज चलाएगा, इवन की नहीं चलाएगा। तो इसको आप इस तरीके से जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये तकरीबन हमारा हेडर फुटर था जो कि मैंने आपको जो है समझाया, और ये मैंने अच्छे तरीके से MS वर्ड में भी समझाया, वो वहाँ डीपली समझाया, वहाँ से इसको आप सारी चीज़ों को आप यहाँ से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये तकरीबन आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। सारे एलिमेंट हैं, आप कोई भी एलिमेंट हेडर फुटर में यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे उसका फुटर में अप्लाई करें या फिर उसको आप इधर हेडर में अप्लाई करें। और यहाँ से भी कर सकते हैं एलिमेंट, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हेडर में चली जाएगी,
और यहाँ से अप्लाई करेंगे जो भी चीज़ वो आप फुटर में चली जाएगी। और ये एलिमेंट है, यहाँ हेडर फुटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप जो है इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। गो टू फुटर करेंगे तो फुटर की तरफ चले जाएंगे, गो टू हेडर करेंगे तो हेडर की तरफ चले जाएंगे। डिफरेंट फर्स्ट पे अपनी डिफरेंट फर्स्ट पर जो है पहले पेज अपनी मर्जी की हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट ऑर्डर इवन जो है ऑर्डर इवन की सीरीज चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने बता दिया पहले पेज से अगर हम पेज नंबर देते हैं तो ऑर्डर की सीरीज चलेगी, और ये अगर हम सेकंड पेज से देंगे तो हमारे पास इवन की सीरीज को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो हेडर फुटर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इंसर्ट करते चलते हैं। हमारे पास तकरीबन जो है अब आते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन और सिंबल में। इक्वेशन और सिंबल मैंने ये भी वर्ड में अच्छी तरीके से बताया और यहाँ इसको डिस्कस नहीं करूँगा कि यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो है बनी बनाई इक्वेशंस भी हैं, ये भी आप ले सकते हैं, वरना इंसर्ट और न्यू इक्वेशन का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है, यहाँ से आप नई इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आने के बाद आपको एक बनी बनाई इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास देख लें तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, देखें जैसे हमने बनी बनाई इक्वेशन ली तो यहाँ पर हमारे पास उसकी डिज़ाइन की टैब ओपन हो जाती है, और यहाँ से मैंने बताया था ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं। यहाँ से आप कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए मैथमेटिकली, और यहाँ से आपके पास सारे सिंबल्स हैं, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और प्रोफेशनल लीनियर इक्वेशंस हैं वो आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन को प्रोफेशनल करना तो प्रोफेशनल में लीनियर करूँगा तो इसके अंदर लीनियर के तरीके से दिखा रहा है, प्रोफेशनल करूँगा तो ये प्रोफेशनल के तरीके से दिखा रहा है। इक्वेशन यूज होता है मतलब जैसे इसी इक्वेशन जो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही तो आप कुछ ड्रा करके भी उस इक्वेशन को बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इधर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं कोई एक सिंबल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक मतलब एक फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर बनाना है रेडिकल के अंदर, तो पहले मैं रेडिकल लूँगा और रेडिकल लेने के बाद इसको मैं इजीली यहाँ से कन्वर्ट कर दूँगा फ्रैक्शन में। तो जैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो मैंने MS वर्ड के अंदर अच्छे तरीके से बताया है। तो इसको आप जो है वहाँ पर जाकर देख लें, वहाँ मैंने मज़ीद डिटेल में इसको बताया हुआ। जस्ट मैंने थोड़ा सा वर्बली डिफाइन किया है ताकि थोड़ा बहुत आपको दोबारा ये रिवाइज हो जाए। तो मैंने MS वर्ड की सीरीज़ में इसको मैंने अच्छे तरीके से बताया, वहाँ से जाकर इसको आप देख लें, वही सेम ऑप्शन जो मैंने वहाँ बताया वही यहाँ पर दिए हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे सिंबल्स हैं, इसका मिलाकर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो है इक्वेशन यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंक इक्वेशन मैंने बताया था अपनी मर्ज़ी की इक्वेशन ड्रा करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमने इंक इक्वेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर देखें जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमें यह दिखाएगा। इंसर्ट करूँगा तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई इक्वेशन ड्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिंबल के अंदर, और सिंबल भी बहुत सारे सिंबल हैं, कोई ऐसा सिंबल जो आपको इक्वेशन में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भी जो है इस्तेमाल करके आप इधर इक्वेशन का इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं सिंबल में गया तो यहाँ और भी बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, कुछ मैथमेटिकल से रिलेटेड भी होंगे, कुछ मतलब जो है आपको अलग तरह के दूसरे एक जो है सिंबल भी आपको दिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर VLR सिंबल भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखिए इंसर्ट करूँगा तो ये हमारी इस इक्वेशन में आके यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके, तो यहाँ से भी हम कोई सिंबल अपनी इक्वेशन में इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन थे। तो तकरीबन हमारे ये इंसर्ट की टैब कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 8 में जो हम पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो ऑप्शन मैंने बताएं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहता है कि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सेल की लेक्चर से रिलेटेड आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।